कब क्यों कैसे सोचा कि मुझे रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? जिससे हम जिंदा है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हमसे सहा नहीं गया और इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। भविष्य में लोग बूंद बूंद पानी के लिए न तरसे। ये पहली बार बालाघाट जिले को जलाभावग्रस्त जिला घोषित किया है। हमारे सामने अगर प्रकृति पे अत्याचार होता है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सह नहीं सकते। हम इसी मिट्टी का अन्न खाते हैं और इसी मिट्टी का जल भी पीते हैं। अर्थात ये हमारे माँ और बाप हुए और हमारे माँ बाप के ऊपर कोई अत्याचार करे, ये हमसे सहा नहीं जाता। आपको डर नहीं लगता इस काम में? घर वाले क्या कहते हैं, कभी मना नहीं किए? देखिए, डर किस बात का? हाँ। हमने जीवन में डर को देखा है। डर क्या है? गलत ही डर है। जब हम गलत ही नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? अच्छा, है ना। डरे वो जो लोग गलत करते हैं। हमें पता है कि हम इतना रिस्क लेके अपनी जान को हथेली पे रख के नदियों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जी। हमारे पीछे माफिया पड़े रहते हैं जी। मगर हमको मौत का डर नहीं है। और अगर हम अपनी प्रकृति को बचाते बचाते मर भी गए तो हमें कोई इस बात का कोई मलाल नहीं है कि हम मर गए। कभी किसी ने बोला आपको कि राजा भाई ये रेत के मुद्दे मत उठाओ यार? देखो, किसी ने नहीं, नेता ने, किसी अधिकारी हमको ने? तो किसी ने एक ने नहीं, हमको हाँ। तो लगभग आज तक 500 लोगों ने कहा है ये बात। आपका जो क्षेत्र है यहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा रेत चोरी होती है, किस खदान से? देखिए, वैसे तो पूरे बालाघाट जिले से ही रेत की चोरी हो रही है जी, और सिवनी जिले में भी चोरी हो रही है जी। अभी मेरे क्षेत्र की बात करें, खैरलांजी क्षेत्र की, तो यहाँ पर चिचोली एक ग्राम है जी। एक चिचोली ग्राम है, ये कटंगी क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा। एक बोनकट्टा ग्राम है, बमनी ग्राम है, इधर कोडवी ग्राम है जी। और इधर भोरगढ़ ग्राम है। यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में रेत की चोरी होती है। चोरी करने का तरीका ऐसा है कि ये 3 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत करा करके लगभग 20-20 हेक्टेयर रेत चोरी करते हैं। प्रशासन के संरक्षण में रेत माफिया नदियों को उजाड़ रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है। अच्छा, ये खदानें किसकी हैं? हाँ, एक रेत माफिया है राजेश पाठक, जिसका अभी ठेका सिवनी में चल रहा है। जी। जो आदमी ब्लैक लिस्टेड है, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में शराब का खिसारा नहीं पटाने पर जी 69 करोड़ 92,368 करोड़ रुपए का इसने खिसारा नहीं पटाया सरकार का राजस्व, इसलिए इसको पूरे 3 बेटों के साथ में ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। इसके रेत चोरी के सारे सबूत मैंने बालाघाट के प्रशासन को और भोपाल के प्रशासन को दिया है जी, मगर इसके ऊपर सरकार का हाथ है, नेताओं का हाथ है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बालाघाट के खनिज अधिकारी हैं जी जी खातरकर जी, कई बार आपने आरटीआई लगाए तो क्या जवाब मिलता है उनसे? देखिए, ये खनिज अधिकारी बालाघाट जिले का जी, ये जनता के लिए और प्रकृति के लिए काम नहीं कर रहा है। अच्छा। ये रेत माफिया के लिए काम कर रहा है और लगभग हमने अभी तक 100 आरटीआई लगाई है। अच्छा। अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण, अवैध परिवहन के मामले में जी। ये आदमी आज तक एक भी आरटीआई का जवाब दे नहीं पाया है। हर चीज का गोल मोल जवाब देता है और ये रेत माफिया के लिए काम करता है, प्रकृति के लिए और जनता के लिए काम नहीं करता है। खेल चल रहा है, रेत का जो अवैध कारोबार चल रहा है जी, इसके लिंक भोपाल तक है, वल्लभ भवन तक है और जो सफेद पोस्ट नेता है उनके तक इसके लिंक है। वहां से ये लोग शिवपुरी जिले की रॉयल्टी काटते हैं। अच्छा। रीवा जिले की रॉयल्टी काटते हैं, रतलाम जिले की रॉयल्टी काटते हैं, सागर जिले की रॉयल्टी काटते हैं। अब सोचने वाली बात है कि शिवपुरी में 15 खदानें रेत की। विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका बचपन भी मोगली टाइप का बचपन जंगलों में बीता है और उनका नाम है राजा लिल्हारे जी। तो आइए आज हम उनसे मिलते हैं और उनके संघर्षों की कहानी जानेंगे। वो बेबाक तरीके से रेत माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ और गलत करने वालों के खिलाफ और नेता मंत्रियों के खिलाफ बेबाक अपनी बात रखते हैं, सोशल मीडिया में अपनी बात रखते हैं। तो आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं राजा लिल्हारे हूं और बालाघाट जिले के खैरलांजी जनपद के भोरगढ़ ग्राम से का रहने वाला हूं मैं। और इसके पूर्व में मैं मेरा एक यहाँ से जंगल किनारे गाँव है भंडारबोड़ी, वहाँ रहा करता था। अभी 10 साल से मैं भोरगढ़ में रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, आपके बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, जैसा कि आप चप्पल नहीं पहनते, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, चप्पल नहीं पहनने का इसका एक तो आध्यात्मिक कारण ये है जी कि हम इस मिट्टी में मिलने वाले हैं जी। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको मरना है। और हमेशा हमें हमारी मौत स्मरण रहे और हम इस मिट्टी से जुड़े रहे जी, इसलिए हम चप्पल नहीं पहनते। इसका ये आध्यात्मिक कारण है। और दूसरा इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं
जी उनकी सबकी कनेक्टिविटी हमारे हाथों के पंजों में और पैर के तलवों में होती है, जी जिससे हमारी कोशिकाओं के एक एक पॉइंट वो प्रेस होते रहते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, तभी आप स्वस्थ और फिट भी नजर आ रहे हैं। हाँ जी जी। आप सांप का भी रेस्क्यू करते हैं, तो अभी तक के आपने कितने सांपों का रेस्क्यू कर लिया है? लगभग 20,000 सांप हमने अभी तक पकड़ा है। जी। सभी प्रजातियों के, हमारे क्षेत्र में जितने प्रजाति के सांप हैं उनमें हमने लगभग 20,000 सांप पकड़ा है और सबको पकड़कर हमने जंगल में जाकर उनको रिलीव किया है। अच्छा। और यहाँ जो फॉरेस्ट विभाग है, फॉरेस्ट विभाग के हम 24 घंटे के निःशुल्क अधिकारी है। जी। केवल सांप ही नहीं, वनों के जितने प्राणी हैं जी, हम सबका रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करके हम उनको बचा करके जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ कर आते हैं। अच्छा। हम फेसबुक में देखते रहते हैं, आप सोशल मीडिया में, फेसबुक में रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आपने कब, क्यों, कैसे सोचा कि मुझे रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? देखिए, हमारी जो प्रकृति है, बचपन से जो हमारी प्रकृति रही है जी, हम प्रकृति में पले बड़े। हम 8 साल के बाद से जंगलों में ही रहा करते थे हम। अच्छा। और जंगलों में रहकर वन्य प्राणी और प्रकृति और नदियाँ और जितने प्राकृतिक संसाधन हैं जी, उनसे हमको बहुत लगाव है, उनसे बहुत प्रेम है, क्योंकि हम उनसे जिंदा है। अगर प्रकृति ना रहे तो हम भी नहीं रहेंगे। सही बात। और हमारे सामने जिससे हम जिंदा है उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये हमसे सहा नहीं गया और इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्योंकि नदियाँ जो होती है, नदियों से हमारा जल स्तर बना रहता है। जी जी। आपने देखा होगा, ये मिट्टी है आपके सामने। जी। ये मिट्टी में दरारें आ जाती है और दरारें आ जाने के कारण इसमें वायु और सूर्य का प्रकाश अंदर तक प्रवेश कर जाता है, जिससे नमी खत्म हो जाती है। मगर नदी में रेत होती है और रेत में दरारें नहीं आती है और दरारें नहीं आने के कारण अंदर तक वायु और सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसलिए वहां पर नमी बनी रहती है और नमी बनी रहने से जल स्तर बना रहता है। और जल स्तर अगर नदी में बना रहता है तो हमारे कुओं में, हमारे बोर में और सारे जितने हमारे पानी निकालने के साधन है, सब में जल बना हुआ रहता है। अच्छा। इसलिए नदियों को बचाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं कि भविष्य में लोग बूंद बूंद पानी के लिए ना तरसे, बूंद बूंद। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा कि पहली बार बालाघाट जिले को जलाभावग्रस्त जिला घोषित किया है। ये प्रकृति का संकेत है आने वाले समय के लिए कि अगर आज भी हमने जल को नहीं बचाया और लुटती हुई नदियों को नहीं बचाया, क्योंकि जल का स्रोत नदियों में है, उनको नहीं बचाया तो भविष्य में हमारे लोगों की लड़ाई होगी बूंद बूंद पानी के लिए और बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को लाशें पड़ी मिलेगी। ये संकट हमको आने वाला है, ये प्रकृति का संकेत है। जी जी जी। इसलिए हम नदियों को बचाने के लिए और प्रकृति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमको, हमारे सामने अगर प्रकृति पे अत्याचार होता है, हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको सह नहीं सकते। हम इसी मिट्टी का अन्न खाते हैं और इसी मिट्टी का जल भी पीते हैं। अर्थात ये हमारे माँ और बाप हुए और हमारे माँ बाप के ऊपर कोई अत्याचार करे, ये हमसे सहा नहीं जाता। इसलिए हम इस कार्य को पूरा कर रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि जिससे हम जिंदा है उसके लिए हम अगर कुछ नहीं कर पा रहे अपने जीते जी तो हमारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। इसलिए हम इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। सर, आपको डर नहीं लगता इस काम में? घर वाले क्या कहते हैं, कभी मना नहीं किए? देखिए, डर किस बात का? हाँ। हमने जीवन में डर को देखा है। डर क्या है? गलत ही डर है। गलत ही डर है। जी जी, गलत करेंगे तो डर लगेगा। तो डर लगेगा। जब हम गलत ही नहीं है तो हम क्यों डरेंगे? अच्छा, है ना। डरे वो जो लोग गलत करते हैं। हमें पता है कि हम इतना रिस्क लेके अपनी जान को हथेली पे रख के नदियों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए लड़ रहे हैं जी। हमारे पीछे माफिया पड़े रहते हैं जी, मगर हमको मौत का डर नहीं है और हम शाम को बड़ी चैन की नींद ले लेते हैं और बिल्कुल आराम से सोते हैं। मगर ये जो माफिया भ्रष्ट बेईमान पूरे नदियों को उजाड़ रहे, प्रकृति को उजाड़ रहे हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती। क्योंकि प्रकृति इनको दंड देगी, आज नहीं देगी, कल देगी। प्रकृति इनको बहुत बुरा दंड देगी। जी 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 जी। इसलिए हम डरते नहीं है। डरता वो है वो जो गलत करता है। इनको नींद नहीं आ रही, ये गलत कर रहे हैं। इनको भविष्य में जेल जाने का भी डर सता रहा है। प्रकृति को लूट रहे हैं, उसकी एक बद्दुआ है, उससे भी इनको डर लग रहा है। हम बिंदास होके एकदम चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह और जाको कछु नहीं चाहिए, वो साहों के साह ऐसा जीवन जीते हैं। तो मौत तो सबको आनी है जी। आप भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा और इस संसार में जितने प्राणी पैदा हुए हैं सबको मरना है। तो मौत से क्या डरना। और अगर हम अपनी प्रकृति को बचाते बचाते मर भी गए तो इस बात का कोई मलाल नहीं है कि हम मर गए। मरना सबको है, सब मरेंगे, बिल्कुल। हम अच्छा करके मरेंगे। जी। हमें एक बड़ी प्यारी शायरी याद आई जी। कि जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा,
जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, और खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्तित्व है आपका। जी धन्यवाद। जी सर, कभी किसी ने बोला आपको कि राजा भाई ये रेत के मुद्दे मत उठाओ यार? देखो किसी ने नहीं, नेता ने, किसी अधिकारी हमको ने? तो किसी ने एक ने नहीं, हमको हाँ। तो लगभग आज तक 500 लोगों ने कहा है ये बात। कि अच्छा। आप दूसरे, आप बोले आप आयुर्वेद के वैद्य है तो आप आयुर्वेद के ऊपर वीडियो बनाइए, आप वन्य प्राणियों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर वीडियो बनाइए। मैंने कहा कि मैं वो तो वीडियो बना ही लूंगा, जी मगर मेरी माँ लूट रही है, जो वर्तमान में भी मेरी माँ लूट रही है, और उसको छोड़ के मैं दूसरे मुद्दों पे भी बात करूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। अभी जो वर्तमान में समस्या है जी उसके लिए मैं बात करूं। अच्छा, आपका जो क्षेत्र है जी। यहाँ कहाँ से सबसे ज्यादा रेत चोरी होती है, किस खदान से? देखिए वैसे तो पूरे बालाघाट जिले से ही रेत की चोरी हो रही है, जी और सिवनी जिले में भी चोरी हो रही है। जी अभी मेरे क्षेत्र की बात करें, खैरलांजी क्षेत्र की, तो यहाँ पर चिचोली एक ग्राम है, जी एक चिचोली ग्राम है, ये कटंगी क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा एक बोनकट्टा ग्राम है, बमनी ग्राम है, इधर कोडवी ग्राम है, जी और इधर भोरगढ़ ग्राम है। यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में रेत की चोरी होती है, अच्छा, रेत अच्छा। माफियाओं के द्वारा। और इनका चोरी करने का तरीका ऐसा है कि 4 हेक्टेयर का 3 हेक्टेयर की खदान स्वीकृत करा करके लगभग 20-20 हेक्टेयर रेत चोरी करते हैं। अच्छा। जिस पर प्रशासन को, जिसमें आवेदन देने के बाद सारे सबूतों के साथ में प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। प्रशासन के संरक्षण में रेत माफिया नदियों को उजाड़ रहे हैं, ये बड़ी गंभीर बात है। अच्छा, ये खदानें किसकी हैं? देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले खदानें यहाँ जो रही है समूह में, वो यहाँ एक रेत माफिया है राजेश पाठक, जिसका अभी ठेका सिवनी में चल रहा है। जी। जो आदमी ब्लैक लिस्टेड है, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020 में शराब का खिसारा नहीं पटाने पर जी 69 करोड़ 92,368 करोड़ रुपए का इसने खिसारा नहीं पटाया सरकार का राजस्व, इसलिए इसको पूरे 3 बेटों के साथ में ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। उसका ठेका यहाँ पर रहा है। उसके बाद में उसके नौकर, उसके लिए पूर्व में जो दारू की दुकान में काम करने वाला उसका नौकर, रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर रमेश दुबे, अच्छा। उसके नाम से उसने ठेका लिया, उसका ठेका रहा है। और अभी वर्तमान में 2025 में यहाँ पर एक सिंडिकेट बना लिया है इन्होंने। अभी अच्छा। 2-4 कंपनी मिलकर सिंडिकेट बना लिया है। उनका नाम है नेशनल एनर्जी इंजीनियरिंग एंड वैनगंगा माइनिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा ये कंपनी यहाँ पर आके काम कर रही है। यहाँ केवल कंपनी का नाम है, अच्छा काम तो रेत माफिया राजेश पाठक, रेत चोर राजेश पाठक ही कर रहा है। और इसके रेत चोरी के सारे सबूत मैंने बालाघाट के प्रशासन को और भोपाल के प्रशासन को दिया है जी, मगर इसके ऊपर सरकार का हाथ है, नेताओं का हाथ है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई नहीं होती। दबी। आपने बहुत सी जगह आवेदन लगाए हैं, आरटीआई भी लगाए हैं। जी तो आपने जो बालाघाट के खनिज अधिकारी हैं, जी जी खातरकर जी, कई बार आपने आरटीआई लगाए, तो क्या जवाब मिलता है उनसे? देखिए, ये खनिज अधिकारी बालाघाट जिले का जी, ये जनता के लिए और प्रकृति के लिए काम नहीं कर रहा है। अच्छा। ये रेत माफिया के लिए काम कर रहा है। जी। और लगभग हमने अभी तक 100 आरटीआई लगाई है, अच्छा अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण, अवैध परिवहन के मामले में। जी, ये आदमी आज तक एक भी आरटीआई का जवाब दे नहीं पाया है। और मेरी 3 से 4 आरटीआई अभी राज्य सूचना आयोग में भोपाल में पेंडिंग है, उसका आज तक ये जवाब नहीं दे पाया, लगभग 1 साल हो गए हैं। अच्छा। और लगातार हर चीज का गोलमोल जवाब देता है। और ये रेत माफिया के लिए काम करता है, प्रकृति के लिए और जनता के लिए काम नहीं करता है। अगर कहीं अवैध काम की जानकारी प्रशासन को दी जाती है तो इसके द्वारा जी, वो जानकारी माफिया को दी जाती है। अच्छा और जांच टीम आने के पहले ये वहां से उनको भगा देता है। उनके जो रेत चोरी करने के जो वाहन है, डंपर है, ट्रैक्टर है, डोजर है, पॉकेट मशीन है, जेसीबी मशीन है, इनको वहां से भगा देता है। उसके बाद वो वहां पर जांच करने के लिए अपने अधिकारियों को भेजता है। जो पूरा खेल चल रहा है, रेत का जो अवैध कारोबार चल रहा है जी, इसके लिंक भोपाल तक है, वल्लभ भवन तक है, और जो सफेद पोस्ट नेता है उनके तक इसके लिंक है। और इनका चोरी करने का जो असली खेल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जी, यहाँ से ये लोग शिवपुरी जिले की रॉयल्टी काटते हैं, अच्छा, रीवा जिले की रॉयल्टी काटते हैं, रतलाम जिले की रॉयल्टी काटते हैं, सागर जिले की रॉयल्टी काटते हैं। अब सोचने वाली बात है कि शिवपुरी में 15 खदानें रेत की। जी बिल्कुल है। एक अनुमानित अंदाज अगर मोटा मोटा बताऊं आपको मैं, तो 10,000 में बालाघाट जिले में भी रेत मिलती है, बिल्कुल। और 10,000 रुपए में एक डंपर रेत शिवपुरी जिले में भी मिलती है, बिल्कुल। तो और शिवपुरी जिले का यहाँ से जाने का परिवहन का
उसका जो भाड़ा है परिवहन का लगभग 50,000 से ऊपर 70,000 तक लगता है। अच्छा जी, बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये है प्रशासन से कि बालाघाट की रेत में क्या सोने चांदी और हीरे निकलते हैं? राजा भैया, जी, आपको कितने बार धमकियां मिली हैं और इतनी धमकियां मिलती है तो माफियाओं से लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है, उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए हिम्मत तो ऐसा है कि हमारे साथ में प्रकृति है जी। और हम जीवन को समझ चुके हैं और मौत को भी समझ, हमको मालूम मरना है सब। लिल्हारे जी, क्या कभी आपको जान का खतरा महसूस हुआ है? क्योंकि एक बार हमने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आप बताया जा रहा था कि मुझे जान का खतरा है, तो कभी ऐसा महसूस हुआ है? कभी नहीं, कई बार महसूस हुआ नहीं, कई बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं